हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आहड़ की सभ्यता। इससे पहले मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री में कालीबंगा की सभ्यता के बारे में बताया है। आज हम आहड़ की सभ्यता के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है कि आहड़ की जो सभ्यता है वो विशुद्ध ताम्रयुगीन सभ्यता है और ये सभ्यता जो है राजस्थान की नदी घाटी सभ्यताओं में अत्यधिक प्राचीन मानी जाती है। और ये जो सभ्यता है इसको विशुद्ध ताम्रयुगीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो हमें औजार मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, उनमें तांबे का प्रयोग अधिक हुआ है। आगे चलकर बाद के काल में कहीं कहीं लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है। ये जो सभ्यता है ये बनास व चंबल की नदी घाटियों में विकसित हुई और वर्तमान में इसका जो स्थल है जहाँ पर उत्खनन से हमने इसके बारे में जानकारी मिली है वो उदयपुर नगर के निकट आहड़ नाम का जो गांव है वो वहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आहड़ में हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले। इस सभ्यता को हम धूलकोट, अघाटपुर, ताम्रवती नगरी सभ्यता भी कहते हैं। और क्योंकि ये बनास और चंबल की घाटी में प्राप्त हुई तो ये इसको बनास की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आहड़ की सभ्यता का उदय उदयपुर के पास हुआ और इसको धूलकोट, अघाटपुर, ताम्रवती सभ्यता और बनास की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जो उत्खनन हुआ आहड़ की सभ्यता के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो ये सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने इसकी खोज की। उसके बाद लगातार अन्य 2 चरणों में भी इसका पता चला। एक 1954 में आरसी अग्रवाल साहब ने और 1961 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एचडी सांकलिया जी जो हैं उन्होंने इस सभ्यता के अवशेषों के बारे में हमें जानकारी दी। यदि हम देखें तो ये आहड़ की सभ्यता का अगर हम काल निर्धारित करते हैं तो ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता प्रतीत होती है। लेकिन कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो इसका प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, कि उन सभ्यताओं की विशेषता क्या थी, ऐसे ही आहड़ की सभ्यता जो है वो भी उनसे मिलती जुलती है। इसमें भी हमने विशेषताओं में लिख रखा है भवन निर्माण, कि इसमें जो हमें भवन मिले हैं ये पत्थर और धूप में पकाई ईंटों का इनमें प्रयोग किया गया है और मिट्टी के गारे में स्फटिक के गुटकों व छिलके को यूज करके जो दीवारों पर लिपाई वगैरह हुई है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो पत्थर और धूप में सुखाई गई थी और काले रंग के पत्थरों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके उत्खनन की अन्य विस्तार में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आहड़ की सभ्यता जो है वो पश्चिमी राजस्थान में इसका विकास हुआ और उत्खनन में इसके 8 स्तर प्राप्त हुए। यदि हम प्रथम स्तर को देखते हैं तो प्रथम स्तर में हमें मिट्टी की दीवारें, बर्तन, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के ढेर आदि प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर पर भी लगभग यही चीजें मिली हैं। तीसरे स्तर पर जो मिट्टी के बर्तन या जिन्हें हम मृदभांड कहते हैं वो मिले हैं, उन पर कुछ चित्रकारी की गई है। वो चित्रित मृदभांड के नाम से उन्हें हम पुकार सकते हैं। और
चौथे स्तर पर हमें जो महत्वपूर्ण चीज मिली वो तांबे की 2 कुल्हाड़ियां हैं। तो उत्खनन के 8 स्तर हैं, लेकिन इन 4 स्तरों का हमें ज्ञान है, और जो अन्य 4 स्तर मिले हैं उस पर भी 4 बस्तियां उसके समीप पाई गई हैं, जिनमें कि हमें पत्थरों के ढेर और जीर्ण शीर्ण मकान प्राप्त हुए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो भवन निर्माण जिस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता में के जो नगर थे वो काफी व्यवस्थित थे, ऐसे ही आहड़ की सभ्यता के जो नगर हैं वो भी काफी विकसित अवस्था के देखने को मिलते हैं। कमरे जो हैं वहां पर नगरों में जो कमरे मिले हैं वो भी 2 प्रकार के मिले हैं। कुछ बड़े साइज के कमरे हैं और कुछ छोटे साइज के। बड़े साइज के जो कमरे हैं वो 33 बाई 20 फीट के मिले हैं, और छोटे साइज के जो कमरे हैं वो 23 बाई 15 फीट के मिले हैं। और जिस प्रकार सिंधु घाटी में हमें कि पानी की निकासी के लिए उचित प्रकार की व्यवस्था थी, नालियों की उचित प्रकार की व्यवस्था थी, नालियों के पानी के निकास के लिए सोकपिट बनाए जाते थे, उसी तरह की सोकपिट वगैरह की एक के ऊपर एक घड़े रखकर, और उनमें कि जो गंदा पानी है वो नीचे आराम से जा सके, इधर उधर सड़कों पर फैले नहीं, उस तरह के सोकपिटों का निर्माण इस सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि मृद भांड की जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनकी विशेषता ये है कि वो लाल और काले रंग के बने हुए हैं। जो ये मिले हैं और इनमें की उल्टी तपाई की, इनकी तपाई करके उन्हें बनाया गया है, काफी मजबूत हैं। हालांकि हम ये कहें कि वो सुंदरता की दृष्टि से बहुत उच्च श्रेणी के हैं, इस प्रकार के नहीं हैं, लेकिन उन पर कुछ बर्तन हमें सादे मिले हैं और कुछ चित्रित बर्तन मिले हैं। ये जो लाल और काले मृद भांड की बात है कि जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो अंदर से अगर हम देखते हैं तो वो काले हैं, और ऊपर से लेकर गर्दन तक का जो भाग है उन बर्तनों का वो काले रंग का है, और नीचे का जो हिस्सा है वो लाल रंग का हमें देखने को मिलता है। और कहीं कहीं उन लाल रंग के ऊपर हमें सफेद लाइन भी देखने को मिलती है। और मृद भांडों को सुंदर बनाने के लिए और इसी प्रकार बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए कहीं पर उन्हें मिट्टी को इस तरह से उकेरा जाता था, कहीं पर उन बर्तनों को थोड़ा मिट्टी को छील कर उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। जो बर्तन मिले हैं वो भी मोस्टली मिट्टी के ही हैं। उनमें घड़े, कटोरिया, रकाबी, प्याले, कलश, मटके आदि मिले हैं, और कुछ जो बहुत बड़े साइज के हमें अन्न को भरने वाले बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें कि आजकल हम वो अनाज भरने के लिए आज भी गांव में यूज करते हैं, उस तरह के बर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। जहां तक यदि हम बर्तनों की बात करते हैं तो बड़े बर्तन इस चीज को दर्शाते हैं कि संभवतः परिवार जो होंगे वो बड़े रहे होंगे, और जो नगरों में हमें कई मकानों में बड़े बड़े चूल्हे, एक स्थान पर ही 6-6 चूल्हे देखने को मिले हैं, तो उससे ये पता चलता है कि संभवतः यहाँ पर सहभोज या बड़े स्तर पर भोजन आदि बनाने की प्रक्रिया रही होगी। तो ये सभ्यता जो है काफी विकसित सभ्यता मानी जाती है। मुद्राएं और मोहरे, जो हमें मुद्राएं आहड़ की सभ्यता में मिली हैं, 6 मुद्राएं तो हमें तांबे की मिली हैं और 3 हमें मोहरे मिली हैं। जो 6 मुद्राएं मिली हैं उनमें एक मुद्रा पर तो त्रिशूल अंकित है। एक दूसरी मुद्रा मिली है जिसमें यूनानी देवता अपोलो का चित्र लगता है, वो जिनके पीछे तरकश वगैरह लगा हुआ है, और उसमें यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। तो इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों का
यूनान से भी संबंध रहा होगा। और ये भी कहा जाता है कि ईरान के साथ भी इनके संबंध रहे होंगे। कुछ हमें पत्थर के उपकरण मिले हैं जिनमें कि राम सैकाश और स्फटिक। स्फटिक का जिक्र मैंने नगरीय सभ्यता में भी किया था कि मिट्टी के गारे में स्फटिक के टुकड़े मिलाकर और उनकी छिलाई वगैरह करके वो यूज किए जाते थे। तो पाषाण के जो उपकरण मिले हैं वो भी ये देखने को मिलता है कि वो देखने में बहुत सुडौल और बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन इतना उससे पता चलता है कि ये जो उपकरण मिले हैं ये क्या कहते हैं, चीजों को छीलने, किसी चीज को पत्थर को मारने, इस तरह के लिए प्रयुक्त किए जाते होंगे। पाषाण उपकरणों के अलावा हमें कुछ उपकरण तांबे के भी मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी एक मिली है और तांबे की चादर भी प्राप्त हुई है, अंगूठियां वगैरह भी मिली हैं। और कुछ उपकरण, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताम्र युगीन, ये विशुद्ध ताम्र युगीन सभ्यता तो कही जाती है, लेकिन इस समय में लोहे के भी कुछ उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। तो वो छोटे बड़े कुछ उपकरण लोहे के भी हमें देखने को मिले। अब मणियां और आभूषण, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आहार सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, यहाँ पर हमें क्या क्या चीज प्राप्त हुई। तो मणियां जो मिली हैं कि गोमेद, स्फटिक, कांच और सीप आदि की कुछ मणियां मिली हैं। कुछ मनके मिले हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं और ये मनके जो हैं इनमें बीच में छेद है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो मनके थे ये संभवतः समाज का जो निम्न वर्ग था या जो जानवर वगैरह हुआ करते थे वो संभवतः उनके गलों में डाले जाते होंगे। और जो कीमती उपहार, वो कीमती आभूषण हैं जिसमें गोमेद, स्फटिक या बहुत से कीमती पत्थर लाल, गुलाबी, नीले रंग के प्राप्त हुए हैं, वो संभवतः नगर में निवास करने वाले संपन्न लोगों द्वारा उनका प्रयोग किया जाता होगा। और ये आभूषण जो थे, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बता रखा है कि आभूषण सीप के भी हैं, मूंगे के भी हैं और इनमें कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया। अब कि ये सब चीजें थी, लेकिन उस समाज का, उस सभ्यता का आधार वो किस आधार पर अवलंबित थी, तो ये लगता है कि कृषि जो था वो उनका मुख्य आधार रहा होगा। कृषि से परिचित थे, बड़े बड़े मृदभांड मिले हैं, अनाज पीसने के पत्थर जैसे कि ओखली वगैरह भी मिले हैं। और एक बर्तन पर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे चावल के कुछ अवशेष, हालांकि वो अभी तक पूर्ण रूप से वो प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग शायद चावल के प्रयोग से भी की भी इन्हें जानकारी होगी और इस ये जो मृदभांड है इस पर ये चावल चिपके हुए होंगे। जहां तक व्यवसाय की बात आती है, जैसा कि मैंने बताया कि आभूषण जो थे वो सीप और मूंगे के थे, कीमती पत्थर प्रयोग करते थे, तो उस तरह के आभूषण बनाने का कार्य तो अवश्य रहा होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय था वो रंगाई व छपाई का कार्य यहाँ पर होता था और इसके ठप्पे भी प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये काफी विकसित थी। और यदि हम ये देखें कि इन लोग का रहन सहन का स्तर भी उच्च रहा होगा। रंगाई छपाई के अलावा अन्य व्यवसाय भी समाज में प्रचलित रहे होंगे। यदि हम इस समय के मृतक संस्कार की बात करते हैं तो मृतक संस्कार के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि संभवतः ये अपने मृतक को गाड़ दिया करते थे, क्योंकि
कुछ ऐसे अवशेष देखने को मिले। तो ये कुल मिलाकर आहड़ की जो सभ्यता है, इसका एक बार अगर हम जिस्ट रूप में या शॉर्ट रूप पे देखें, तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि ये सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, उदयपुर के निकट इसका विकास हुआ। इसे धूलकोट, ताम्रवती, बनास, अघाटपुर की सभ्यता के नाम से जानते हैं। उत्खनन 3 चरणों में हुआ, 1953, 1954 और 1961। इसके अलावा मृद भांडों में की क्या विशेषता थी कि ये जो मृद भांड मिले हैं, ये लाल और काले कलर में मिले हैं। और ये जो मुद्राएं मिली हैं, ये 6 तांबे की मुद्राएं जो मिली हैं, इनमें से 1-2 मुद्राओं को देखकर ये प्रतीत होता है कि इनके यूनान और ईरान के साथ भी संबंध रहे होंगे। तो हमारी आहड़ की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं यही थी। तो कि राजस्थान की विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में जिन सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है, उसमें आहड़ की सभ्यता विशेष रूप से उल्लेख